सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव और समाचारों में सबसे पहले बात होगी हेडलाइंस की। भारत की अध्यक्षता में लखनऊ में चल रही G20 डिजिटल इकोनॉमी कार्य समूह की बैठक आज होगी संपन्न। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों सहित विशेषज्ञ महत्वपूर्ण विषयों पर कर रहे हैं चर्चा। कल से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की सभी तैयारियां हुई पूरी। कड़ी सुरक्षा के बीच सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से होंगी शुरू। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक। प्रदेश के संविदा कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने के फैसले को मिली मंजूरी। निवेश को धरातल पर उतारने के लिए हर विभाग में बनेगी विशेष इकाई। कानपुर देहात में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान 2 महिलाओं की मृत्यु के मामले में एसडीएम और लेखपाल को किया गया निलंबित। 28 लोगों पर केस हुआ दर्ज। और प्रदेश में शिवरात्रि और होली के पर्वों के उल्लास की हुई शुरुआत। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव में शिव जलाभिषेक करने और मथुरा के वृंदावन में ठाकुर राधा रमन के साथ होली खेलने पहुंचे हैं श्रद्धालु। लखनऊ में आयोजित G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक में कल भारत की और वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था को अधिक सुरक्षित, लचीला और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया। भारत ने डिजिटल डिवाइड को पाटने का भी आह्वान किया, क्योंकि 2.9 बिलियन लोगों के पास आज भी इंटरनेट की सुविधा नहीं है। बैठक में भारत ने G20 प्रतिनिधिमंडल को ऑपरेशन दोस्त के बारे में जानकारी दी और भारत की प्राथमिकताओं को सामने रखा। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने आधार, भीम, यूपीआई, फास्टैग, जीएसटी नेटवर्क और कोविन प्लेटफॉर्म सहित भारत के डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र पर एक विस्तृत संस्तुति दी। बैठक में आज भारतीय प्रेसिडेंसी द्वारा निर्धारित 3 प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई, जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल स्किलिंग शामिल है। लखनऊ आए G20 डेलीगेशन ने आज राजधानी के सांस्कृतिक विरासतों का भ्रमण भी किया। डेलीगेशन ने रेजिडेंसी में और बड़ा इमामबाड़ा घूमा, जहां उनका भव्य स्वागत भी कल किया गया। और G20 की बैठक में आज क्या खास चल रहा है, इसको जानने के लिए हम चलते हैं अपने संवाददाता विकास सिंह के पास। विकास, बैठक में कई मंत्री और समूहगण सभी शामिल हैं। क्या खास है आज की बैठक का एजेंडा? आज क्या क्या विषयों पर जो है चर्चा होने वाली है? देखिए विजय, बहुत ही अहम बैठक है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ये G20 आयोजन हो रहा है और लखनऊ में आयोजन बहुत ही खास है। कल जब हमने देखा कि आए हुए अतिथियों को लखनऊ में यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों पे घुमाया गया और उसके बाद वहां पर हम देख सकते थे उनके चेहरे के अनुभव यहाँ आकर कितना प्रसन्नता हुई है। और खासतौर से अगर इस आयोजन की बात करते हैं, डिजिटल इकोनॉमी तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब डिजिटल इंडिया अभियान चलाया गया, और आज की यही खास बात है कि दुनिया में जितना डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है उसमें 45% अकेले भारत में ही होता है। भारत में का यूपीआई अपने आप में पूरी तरह सुरक्षित है और यहाँ तक कि ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर किसी का एकाधिकार नहीं है और ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आने वाले समय में जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन की ओर सरकार आगे बढ़ रही है, ऐसे में जो है कह रहे हैं तमाम जो चुनौतियां हैं, चाहे साइबर सिक्योरिटी को लेकर हो, चाहे तमाम चीजें हो, और आने वाले समय में डिजिटलाइजेशन को एग्रीकल्चर व्यवस्था में किस तरीके से और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। और खासतौर से G20 समूह का ये बड़ा मंच है। ऐसे में तमाम सारे डेलीगेट्स आए हुए हैं और तमाम उन संबंधित विषयों पर चर्चा होगी, अपने अनुभवों को साझा किया जाएगा और तमाम क्या कुछ आगे और किया जा सकता है, इन सारे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन शाम को आज प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया है। 3 दिन के पूरे आयोजन का विस्तृत रिपोर्ट उसमें दी जाएगी। लेकिन काफी अहम G20 का ये आयोजन है और लखनऊ में हो रहा है। ये अपने आप लखनऊ के लिए भी गौरव की बात है। जी विजय। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल विकास, ये लखनऊ के लिए गौरव की बात है। और सबसे बड़ी चीज है कि कल की बैठक जो हुई थी उसमें डिजिटल डिवाइड को पाटने का आह्वान किया गया था, ताकि जिन लोगों के पास अभी भी ये डिवाइड नहीं पहुंच पाई है, वो लोग जो है अभी डिजिटल क्रांति से नहीं जुड़े हैं, उनको भी जोड़ा जा सके। आपकी नजर में जो है इससे देश के विकास पर जो है क्या असर पड़ेगा, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, देश जिस तरफ बढ़ रहा है उसमें डिजिटलाइजेशन की बहुत जरूरत है। उसी के मद्देनजर हमारे यहाँ आमतौर पे देखते हैं कि छोटी छोटी दुकानों, रेहड़ी पटरी तक में भी डिजिटल पेमेंट होने लगे हैं, हम सब देख सकते हैं। और इस दिशा में सरकार के द्वारा जो काम किया गया है अत्यंत सराहनीय है। इसमें पीपीपी मॉडल जो था वो अपने आप में सराहनीय भूमिका है। और उसके बाद जो यूपीआई की सिक्योरिटी है, भीम ऐप है, ये सबसे बड़ी बात है। खासतौर से हम जब देख रहे हैं कि एक आम आदमी, एक अंत्योदय का आदमी, अंत्योदय में अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ आदमी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रयोग कर रहा है, वो भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट ले रहा है, दे रहा है। तो अपने आप में दिखाता है किस तरीके से कि भारत ने इसको कितनी आत्मीयता से स्वीकारा है। आने वाले समय में कुछ एक क्षेत्र हैं उनको किस तरीके से इसमें जोड़ा जा सके। हम अगर इसके अनुभव की बात करते हैं तो देश में इतना बड़ा जो कोविड की महामारी आई, कोविड-19 के दौरान, तो लगभग 220 करोड़ लोगों को कोविड की डोज दी जा चुकी है। और एक एक चीज का डाटा हम देख सकते हैं डिजिटलाइज है। ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत में कितने व्यापक पैमाने पर डिजिटलाइजेशन किया गया है। और यही चीज है कि इसको और आगे जो क्षेत्र इससे कुछ अछूते हैं उनको किस तरीके वहां तक पहुंचाया जा सके। और जो कुछ चुनौतियां रहती हैं साइबर क्राइम को लेकर, उस पर कानून किस तरीके से हो, उसमें कार्रवाई किस तरीके से हो, सबसे बड़ी बात उसमें जागरूकता किस तरीके से होती है। अगर आपका सामान है तो उसको सुरक्षित रखने की आपकी भी जिम्मेदारी। तो डिजिटलाइजेशन में जो जागरूकता की बात होती है, उसको लोगों को समझाना, उसको लोगों को बताना, ये भी जो है कह रहे हैं इस एजेंडे का मुख्य बिंदु होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को समझाना और लोगों को बताना भी इस बैठक का और चर्चा का हिस्सा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, हमसे इस विषय पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, परीक्षा की तैयारियों की बात करते हैं। प्रदेश में कल से शुरू हो रही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजधानी लखनऊ में बोर्ड की परीक्षाओं के लिए 126 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। स्टेशनरी और अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कर दी गई है। प्रश्न पत्र स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं। डीआईओएस ने बताया है कि बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी में लगे कक्ष निरीक्षकों को आज सवेरे परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। लखनऊ में 1,03,725 बच्चे 10वीं और 12वीं की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं देंगे। उधर अगर सीबीएसई बोर्ड की बात की जाए तो 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। छात्रों को प्रवेश पत्र बांटे जा चुके हैं और सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुसार उन्हें परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को पहली पारी में आज 10:30 बजे के निर्धारित समय से 1 घंटे पूर्व अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन और अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी कड़ी में जनपद बलरामपुर में 16 फरवरी से माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा नकल विहीन संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी केंद्र व्यवस्थापक, जोनल, सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की बैठक कर जिला अधिकारी ने नकल विहीन शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराने का निर्देश दिया है। जिले में हाई स्कूल इंटरमीडिएट के 34,035 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा हेतु जनपद में 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों के प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर क्रियाशील अवस्था में है, जिन्हें मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम से भी जोड़ा गया है। जिले में हाई स्कूल के 20,475 और इंटरमीडिएट के 13,560 परीक्षार्थी सहित कुल 34,035 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे यहाँ बोर्ड की परीक्षाएं 7 कमरों में संचालित होने जा रही हैं। हमारे यहाँ सभी जगह सीसी कैमरा लगा हुआ है और पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि हमारी जो परीक्षाएं हैं वो सुचारू रूप से नकल विहीन परीक्षा हो, किसी प्रकार का कोई व्यवधान न उत्पन्न होने पाए और बड़े ही शुचितापूर्ण या परीक्षा संपन्न कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं 10 कमरों में परीक्षा होनी है।
मेरे विद्यालय का कोड 1016 है, बलरामपुर बालिका इंटर कॉलेज बलरामपुर। और कल से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई है। क्या क्या तैयारी की गई है, आइए बात करते हैं अपने संवाददाता दुर्गा शर्मा से। दुर्गा, यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं और क्या कुछ नया प्रबंध इस बार किया जा रहा है इसमें? विजय जी, कल से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं यूपी बोर्ड की। और हाई स्कूल में पहली बार ओएमआर शीट पर 20 अंकों की परीक्षा होने वाली है। इसके लिए ओएमआर शीट का प्रारूप पहले ही वेबसाइट पर ऑनलाइन कर दिया गया था, ताकि विद्यार्थियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और वो अपना अभ्यास और अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर सके। इसके अलावा पहली बार प्रमुख विषयों के मॉडल पेपर विषय विशेषज्ञों ने तैयार किए, जिसे वेबसाइट पर जारी कर दिया गया था, ताकि हर एक विद्यार्थी अच्छे अंकों को प्राप्त कर सके। इन मॉडल पेपर की तैयारी के साथ एक माहौल तैयार किया गया कि विद्यार्थी एक निडर होकर एक स्वस्थ परिवेश में परीक्षा दें और अच्छे से अच्छे अंक हासिल करें और एक स्वर्णिम भविष्य की नींव रखें। और इसके अलावा परीक्षा पर सबसे ज्यादा जोर इस बार जो है वो नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा को लेकर है। और पहली बार उत्तर पुस्तिकाओं पर पहली बार बार कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके जरिए एक प्रयास किया गया है, जो उत्तर पुस्तिकाओं को बदलने का खेल होता था उस पर अंकुश लग सकेगा। जी विजय जी। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि नकल को रोकने के लिए कल जो महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री ने ली है, उसमें नकल को रोकने के लिए खास नियम और कानून का जो है उन्होंने उसमें प्रावधान किया है, निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही जो लोग नकल में मदद करेंगे उनकी कुर्की तक की बात जो है वो मुख्यमंत्री ने कही है। इससे आपको लगता है कि शिक्षा के स्तर में किस लेवल तक सुधार जो है वो कर रही है प्रदेश सरकार? देखिए विजय जी, यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा संख्या रहती है विद्यार्थियों की, और इस पूरी परीक्षा को एक सुचितापूर्ण तरीके से, पारदर्शी तरीके से कराना भी अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने समझा और एक जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए उन्होंने कल बैठक ली और उसमें एक नकल विहीन परीक्षा को कराने के लिए उन्होंने कहा कि नकल माफिया पर रासुका लगाया जाएगा और जो भी अवांछित तत्व जो इस परीक्षा में खलल डालने का प्रयास करेंगे उनके घर की कुर्की भी की जाएगी। एक साफ संदेश दिया गया है कि परीक्षा में किसी की जाएगी। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि दुर्गा, इससे जो है एक सबसे बड़ी चीज ये होगी कि जो बच्चे नकल का सहारा लेकर परीक्षा को पास करने की बात सोचते भी थे, इन नियमों से उनके जहन में ये सारी चीज निकलेगी और वो मेहनत से परीक्षा देंगे और मेहनत से अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। ये एक बहुत बड़ा सबक होगा। क्यों दुर्गा शर्मा जी? जी जी बिल्कुल विजय जी, इससे एक विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तैयारी के लिए तो सारे प्रबंध किए ही गए, साथ में एक जो मेधावी रहते हैं उनको एक ये भी डर रहता है कि वो पूरी तैयारी कर लें और उसके बावजूद अगर इन प्रकार बिल्कुल दुर्गा जी, बिल्कुल यही है और मुख्यमंत्री का यही उद्देश्य भी है कि बच्चे मेहनत से परीक्षा दें, तैयारी करें और साथ ही अपने परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गा जी, हमसे बात करने के लिए। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। प्रदेश सरकार ने राज्य के विभागों में तैनात लगभग 10,000 से अधिक संविदा कर्मियों को 7वें वेतनमान की संस्तुतियों के मुताबिक संविदा राशि देने का फैसला किया है। इससे उनकी संविदा राशि में 10 से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकेगी। 7वां वेतनमान मिलने के लिए यह भी जरूरी होगा कि संविदा कर्मचारी का चयन सृजित पद के सापेक्ष चयन समिति द्वारा किया गया हो और उन्हें वेतनमान, ग्रेड पे और महंगाई भत्ता मिल रहा हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल से हुई लखनऊ में जो मंत्रिपरिषद की बैठक में इस बारे में मंजूरी दी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्रिगण से अपने संबंधित विभागों से प्राप्त औद्योगिक निवेश प्रस्तावों की तत्काल समीक्षा करने और अगले 6 महीने में एक बड़ी संख्या में निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि GIS 2023 और G20 समिट के सफलतापूर्वक आयोजन के साथ उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को जनपदीय भ्रमण पर जाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही उन्हें उद्यमियों, युवाओं और इन्वेस्टर समिट से उत्पन्न होने वाले लाभ के बारे में जानकारी देने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले दिनों में कैबिनेट की बैठकें राजधानी लखनऊ के अलावा अन्य महत्वपूर्ण नगरों में भी आयोजित की जाएंगी।
मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक चयनित 150 आईटीआई में 10,000 वर्ग फीट में कार्यशाला निर्माण हेतु 4,282.96 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की सहमति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि वेतन समिति की संस्तुतियों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई समिति की रिपोर्ट को संस्तुति दी गई है और विज्ञापन आधार भर्ती संविदा कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिससे राज्य सरकार पर 29 करोड़ का व्यय भार आएगा। बैठक में लैब टेक्नीशियन हेतु परिषद के गठन प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। वहीं पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल्स पार्क स्थापना भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। भारत सरकार के सहयोग से इस योजना में हरदोई में 259.9 एकड़, लखनऊ में 903.7 एकड़ में से 1000 एकड़ भूमि निशुल्क हथकरघा और वस्त्र उद्योग को स्थानांतरित और अधिग्रहण किया जाएगा। समिति की संस्तुतियों को मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में उसका परीक्षा करके संस्तुति प्रदान की और उसमें मुख्य विषय यह था कि अभी तक जो संविदा कर्मी है, जो विज्ञापन के आधार के ऊपर जिनकी नियुक्ति हुई, पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करके उन लोगों को अभी छठे वेतन आयोग का लाभ मिल रहा था। अब वर्तमान में उनको 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। जो वेतन समिति ने जो संस्तुति की थी, उसी के आधार के ऊपर मुख्य सचिव की समिति ने संस्तुति की। इस पे राज्य सरकार के ऊपर लगभग 29 करोड़ रुपए का व्यवहार आएगा, लेकिन जो संविदा कर्मी इस प्रकार से नियुक्त हुए हैं उन लोगों को इसका लाभ मिले। गृह मंत्री अमित शाह ने इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव 2022 या फिर कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध जैसे तमाम अहम मसलों पर खुलकर अपनी बात सामने रखी है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए गए अपने इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ खास कहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस साल होने वाले 9 राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024, कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध जैसे कई मुद्दों पर सवालों का खुलकर जवाब दिया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और कारोबारी अडानी से जुड़े विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर बयान दिया और कहा कि बीजेपी के लिए छिपाने या डरने लायक कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो, उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। पीएफआई पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये देश में धर्मांधता और कट्टरवाद फैलाने वाला संगठन था। उन पर दर्ज कई मामले कांग्रेस ने खत्म करना चाहे थे, जिसे कोर्ट ने रोका। हमने पीएफआई को बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया है, और मैं मानता हूं कि पीएफआई इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। टेररिज्म का एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं थी। तो हमने वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस पर कठोरतापूर्वक बैन लगाने का फैसला किया है। देश के सुरक्षा हालात पर अमित शाह ने कहा कि नक्सली उग्रवाद लगभग खत्म हो चुका है और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के आंकड़े अब डराने वाले नहीं रहे। वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्ति के आरे पर है। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद पर पूर्णतया हमारी एजेंसियों का कंट्रोल है, वर्चस्व है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरा एक प्रकार से जो उग्रवादी ग्रुप थे, इसके अंदर बहुत सारा समाधान कर हमने धीरे धीरे कर 8,000 से ज्यादा उग्रवादी ग्रुपों के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने में सफलता हुई। नॉर्थ ईस्ट पहली बार विकास का अनुभव कर रहा है। अमित शाह ने कहा कि उत्तर पूर्व और भारत के बाकी राज्यों के बीच जो मन की दूरी थी, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निर्णायक कदमों से समाप्त कर दी है।
त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने कहा है कि सीपीएम और कांग्रेस दोनों डरे हुए हैं और इस बार बीजेपी के लिए चुनाव परिणाम काफी बेहतर होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अमित शाह ने जोर देकर कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है। 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है, देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। देश का विकास, सुरक्षित देश से अर्थतंत्र को विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थतंत्र बनाना, भारत का गौरव समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने का प्रयास और सफलतापूर्वक इसकी स्वीकृति आई है और देश के 60 करोड़ गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का 8 साल के अल्पकाल के अंदर जो प्रयास किया और हम उठाने में सफल भी हुए हैं। संसद की कार्यवाही पर उन्होंने कहा कि संसद में बहस नियमों के हिसाब से ही और संसदीय भाषा में ही करनी होती है। असंसदीय भाषा को कार्यवाही से हटाना ही पड़ता है। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता करने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर पीएम मोदी के समय में G20 का नेतृत्व भारत को मिला है तो इसका यश भी उन्हें मिलना चाहिए। कानपुर देहात में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान मां बेटी की मौत के मामले में एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद और लेखपाल अशोक सिंह को निलंबित किया गया है। वहीं मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लेखपाल और जेसीबी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है और कुल 28 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। वहीं थाना प्रभारी को भी हटा दिया गया है। घटना की निंदा करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि किसी भी दोषी को हम बख्शेंगे नहीं। प्रशासनिक अधिकारी हो या पुलिस के अधिकारी हो, कानपुर में झुग्गी झोपड़ी पर जाकर जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जांच कमेटी की रिपोर्ट मिल जाएगी और फिर एक्शन लिया जाएगा। बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। पीड़ित परिवार के सभी लोगों ने भी डिप्टी सीएम साहब से वार्ता की और अपनी बातों को विस्तृत रूप से उन्होंने रखा और डिप्टी सीएम साहब ने उस बातों को विस्तृत रूप से सुनने के बाद जो मांगे ऐसे हैं जो स्थानीय स्तर पे पूरी की जा सकती है, तो उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि इसको जो है तत्काल यहाँ पे स्थानीय स्तर पे कर दिया जाए। उसके लिए हम लोग कल से ही जो है प्रयासरत है और एफआईआर दर्ज हो चुका है और इसमें लेखपाल की अरेस्टिंग भी हुई है और बाकी प्रशासनिक दृष्टिकोण से लेखपाल सस्पेंडेड भी है और एसडीएम भी सस्पेंडेड है और आगे इसमें जो विभागीय कार्रवाई है, विभागीय कार्रवाई जो है की जाएगी इसमें नियमानुसार, और जो लीगल कार्रवाई है पुलिस के द्वारा वो लीगल कार्रवाई भी की जाएगी। किसी को दोनों को ही हिरासत में नहीं, लेखपाल है। उनकी जो भी मांगे हैं सर ने जो भी आश्वासन दिया उससे वो संतुष्ट हुए और संतुष्ट होने के बाद अपनी सहमति जताई कि बॉडीज को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने हैं। तो पोस्टमार्टम जो है पैनल सहित, वीडियोग्राफी सहित पोस्टमार्टम उनके परिजनों के सामने हो गया। बाराबंकी जिले के तहसील रामनगर में स्थित श्री लोधेश्वर महादेवा में शिवरात्रि के पर्व को मनाने के लिए अभी से ही आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। भगवान लोधेश्वर का जलाभिषेक करने वाले कांवड़ियों का तांता लग गया है। शिवरात्रि के पर्व पर रामनगर में स्थित श्री लोधेश्वर महादेवा में परंपरागत मेला लगाया गया है। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, कांवड़िया और श्रद्धालु दूर दूर से जलाभिषेक के लिए रोजाना यहां पहुंच रहे हैं। चारों ओर बम बम भोले का जयकारा गूंज रहा है। श्रद्धालु मंदिर परिसर के पास स्थित अभयारण्य में स्नान कर रहे हैं। उसके बाद भगवान शिव को जलाभिषेक के लिए कतार में पहुंच रहे हैं। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु खरीदारी भी कर रहे हैं। हम श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से परियर बिठूर से जल भरते हैं। वहां से भगवान भोलेनाथ के लिए जल भर के पैदल पग यात्रा करते हुए वहां से आते हैं। जिला कन्नौज से आए हैं, बिठूर से हमने जल भरा है और पैदल यात्रा जो है हम लोग महादेवा तक करेंगे 12 लोधेश्वर तक। फागुन महीने की पूर्णिमा से लेकर और महाशिवरात्रि तक ये मेला होता है। इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, जालौन, हमीरपुर, छतरपुर, बांदा, एटा, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश तक के भक्त आते हैं। 10 दिन तक चलने वाले इस मेले में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इसमें हमारे 5 डिप्टी एसपी, 9 इंस्पेक्टर और सारे रैंक्स मिलाकर के सिविल पुलिस के करीब 500 लोग तैनात रहेंगे। इसमें महिला और पुरुष पुलिसकर्मी शामिल हैं। अतिरिक्त 2 कंपनी पीएसी भी है, जिसमें कि फ्लड कंपनी, भी है। अग्निशमन की व्यवस्था की गई है।
और इसी के साथ मथुरा सहित पूरे ब्रज क्षेत्र में होली का उल्लास दिखने लगा है। ब्रज में 40 दिनों पूर्व से ही रंगों का त्योहार होली की छटा दिखाई देने लगती है। इसी क्रम में वृंदावन स्थित राधा रमन मंदिर में गुलाल की होली आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में देशी विदेशी श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। मंदिर में होली का रंग बरस रहा है। इस दौरान जन आराध्य ठाकुर राधा रमन ने अपने भक्तों के साथ गुलाल की होली खेली है। ठाकुर जी का प्रसादी गुलाल पाकर भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। श्रृंगार आरती के बाद ठाकुर राधा रमन ने सुंदर वस्त्रों में भक्तों के दर्शन किए। मंदिर में होली के रसिया हवेली संगीत के साथ समाज गायन में वातावरण मुखरित हो रहा था। सेवायतों ने ठाकुर जी का प्रसाद भी भक्तों में वितरित किया। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में लखनऊ में चल रही G20 इकोनॉमिक कार्य समूह की बैठक आज होगी संपन्न। बैठक में केंद्रीय मंत्री सहित विशेषज्ञ कड़ी सुरक्षा के बीच सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से हो रही शुरू। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक। प्रदेश के संविदा कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने के फैसले को मिली मंजूरी। निवेश को धरातल पर उतारने के लिए हर विभाग में बनेगी विशेष इकाई। कानपुर देहात में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान 2 महिलाओं की मृत्यु के मामले में एसडीएम और लेखपाल को किया गया निलंबित। 28 लोगों पर केस हुआ दर्ज। और प्रदेश में शिवरात्रि और होली के पर्वों के उल्लास की हुई शुरुआत। बाराबंकी के लोकेश्वर महादेव में शिव जलाभिषेक करने और मथुरा के वृंदावन में ठाकुर राधा रमन के साथ होली खेलने पहुंचे श्रद्धालु। तो 10 बजे के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।